हेलो सर। हेलो सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने मालवेयर डिस्कस किया था। कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ मैलवेयर क्या होते हैं। तो वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब की हमने बात की थी। फिर इसमें दिया हुआ बैकडोर। तो बैकडोर बेसिकली जरूरी नहीं कि वायरस ही होगा या मालवेयर ही होगा। बैकडोर मतलब कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैलवेयर अक्सर बैकडोर बनाता है सिस्टम में। और बैकडोर हो, ये जरूरी नहीं है कि मैलवेयर की वजह से होगा। फिर आता है रूट किट। रूट किट मतलब ऐसा मालवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। तो इसकी वजह से उसको क्या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल या सिस्टम लेवल प्रिविलेज मिल जाती है। और डिटेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आता है स्पाईवेयर।
स्पाईवेयर मतलब कोई भी ऐसा मालवेयर जो तुम्हारे सिस्टम पे स्पाई कर रहा है, तुम पे स्पाई कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो वो देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि तुम सिस्टम देखते हुए देखिए तुम क्या कर रहे हो सिस्टम पे, या तुम्हारा वेब कैम देख सकता है, वो माइक देख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ को स्पाईवेयर कहते हैं, इस तरह के मालवेयर को स्पाईवेयर कहते हैं, जो तुम पे स्पाई करता है। अच्छा, फिर है बॉटनेट। बॉटनेट मतलब बॉट नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क, जैसे बॉट्स का नेटवर्क। बॉट मतलब कोई ऐसी डिवाइस मान सकते हो जो अटैकर्स जिसको कंट्रोल करते हैं, और इन डिवाइसेस के थ्रू वो लोग फिर अटैक्स करते हैं। जैसे कुछ पायरेटेड तुमने डाउनलोड किया मान लो, तुम्हारे सिस्टम में मालवेयर आ गया, तो तुम्हारा सिस्टम क्या है, इन्फेक्ट होके बॉट बन सकता है, और ये बॉट किसके कंट्रोल में होगा, अटैकर के, जिसने मालवेयर बनाया था। सर तो हमें ऐसे पता कैसे चलेगा मेरे सिस्टम में जैसे मतलब मालवेयर डाउनलोड हो गया और बोट बन गया। तो पता तो वही है, अगर एंटी मालवेयर है वो डिटेक्ट करके निकाल देगा तो ठीक है, तो, अदरवाइज तो नहीं पता चलता। तो तो अब ऐसे कई सारे सिस्टम्स जो बॉट्स बने हुए हैं उनका पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, उसको कहते हैं बॉट नेट। फिर अटैकर्स क्या करते हैं कि इस बॉट नेट के थ्रू सारे अटैक्स करते हैं। तो क्या अपना खुद के जो उनके सिस्टम्स होते हैं उनसे नहीं करते अटैक, बट बॉट नेट के जरिए अटैक करते हैं। सर सर बॉर्ड नेट को रिपीट कर देना। बॉट नेट मतलब बॉट नेटवर्क। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कुछ डाउनलोड किया, कोई ऐसी चीज़ जिसमें मालवेयर था। फॉर एग्जांपल अगर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर तुमने डाउनलोड कर लिया और चला लिया अपने सिस्टम पे, तो तुम्हारा सिस्टम इन्फेक्ट हो गया। तो इन्फेक्ट होके क्या, वो बॉट बन गया, किसके लिए, अटैकर के लिए। तो वो क्या है, तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है फिर। ऐसे ही कई सारे लोगों के सिस्टम्स अगर बॉट्स बन जाते हैं, तो इनका एक अटैकर क्या है, पूरा नेटवर्क क्रिएट कर लेता है, बॉट नेटवर्क। ठीक है, सेम साइट से अगर तुमने जहाँ से डाउनलोड किया वहाँ से और भी कई लोगों ने चीज़ें डाउनलोड करी, उनके सिस्टम्स इन्फेक्ट हो गए और बॉट्स बन गए, तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बन जाएगा बॉट्स का, उसको कहते हैं बॉट नेट। और अटैकर्स फिर इस बॉट नेट का इस्तेमाल करते हैं अटैक्स करने के लिए। सर हम्म, मान लिया जाए सर मेरे सिस्टम में बहुत सारे थ्रेड्स हैं, वायरस है, मालवेयर वगैरह चले आए हैं, सारा जो भी है वायरस, बैकडोर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। तो मान लिया जाए मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मतलब मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मान लिया जाए मैं अपने सिस्टम को सर फॉर्मेट मार दूँ, सारा हम्म। नया कर दूँ, तो उसका कोई फिर वो तो सारा खत्म हो जाएगा, फिर उस मेरा डाटा सारा स्टॉप हो जाएगा उसका जाना। हाँ, फॉर्मेट कर दोगे तो निकल जाएगा। फिर तो वो मेरा डाटा चेक नहीं कर सकता, मेरा रीड नहीं कर सकता, जैसे नहीं आपने नहीं, बोला स्पाईवेयर। अगर सिस्टम से निकल गया फिर उसके बाद नहीं कर सकता ना कुछ। अच्छा, फिर वो दोबारा अटैक करना चाहेगा। हाँ, फिर अगर वो दोबारा इन्फेक्ट होता है तुम्हारा सिस्टम, तब जाके होगा कुछ। ओके सर। फिर है एडवेयर। अच्छा, एडवेयर मतलब अब ये डायरेक्टली तुम्हारे सिस्टम की फाइल्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस ये है कि तो अगर एडवेयर इन्फेक्ट कर देता तुम्हारे सिस्टम को, तो जैसे एड्स पॉपअप होती रहेंगी, ठीक है, तो कई अलग अलग चीज़ों की एड्स दिखाता रहेगा उसमें। अब वो बाकी मैलवेयर जितना खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक ऐसे कि उतना मैलिशियस नहीं होता, तुम्हारी फाइल्स को कुछ नहीं करता हो, लेकिन तुम्हें बहुत परेशान कर देगा एड्स दिखा दिखा के। सर ये तो होता है सर, मेरे फोन में भी बहुत सारे यूट्यूब देखता हूँ तो इतना ऐड आता है सर, कहीं नहीं, यही तो तो वो नहीं ऐड। जरूरी नहीं है कि एडवेयर हो, ऐड तो आजकल वैसे ही हर जगह बहुत है। अच्छा अच्छा।
तो सर इसे बचने का कोई मतलब उपाय, जैसे आपने बताया मेलवेयर वगैरह भी, ये तो सर नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसका फिर ये तो होगा ना सर, तो सेफ्टी क्या के लिए इसके लिए क्या मतलब यूज करना चाहिए सेफ्टी के लिए, ताकि इससे बचे एडवेयर से। एडवेयर वही जो बाकी मैलवेयर है, तो मैलवेयर ना, बस वैसे काम नहीं करता है जैसे बाकी मैलवेयर करते हैं। बाकी हमारे जो बाकी, सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता है सर ये। हाँ, काम अलग है बस, का है तो मैलवेयर ही। बाकी सारे मैलवेयर के लिए जो प्रोसेस यूज करोगे वो इसी इसके लिए भी सर करो। तो हम जानेंगे कैसे सर, हाँ ये एडवेयर मालवेयर है मेरे में, या फिर एड दिखा रहा शो कर रहा है। एड नॉर्मल जैसे यूट्यूब वगैरह पे जाते हो वहां तो एड्स रहेंगी ही रहेंगी। हाँ, बाद बाकी मैं जानूंगा कैसे, और अदरवाइज जैसे मान लिया जाए एडवेयर का एड दिखाता कहाँ है, कैसे दिखाता है, वो ये तो करो। ब्राउजर में नहीं होंगी, वो अलग से खुलेंगे सिस्टम में। नॉर्मल एड्स तो क्या ब्राउजर में खुलती हैं, हाँ। किसी वेबसाइट पे जाते हो तो। एडवेयर जो है वो ब्राउजर में नहीं खोलता, वो सिस्टम में अलग से खोल के दिखाता है। एड्स अलग से पॉपअप विंडोज आती हैं अच्छा, जो कि नेट ऑफ रहेगा फिर भी। यूजुअली तो नेट ऑन होता है तभी दिखाता है वो, बट हाँ नेट ऑफ होता है तब भी दिखा सकता है। ओके सर। फिर होता है क्रिप्टर। अच्छा, क्रिप्टर एक malware नहीं होता, मतलब क्रिप्टर ऑन इट्स ओन malware नहीं है, but जब malware बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जो हैकर्स हैं, तो उससे वो क्रिप्टर्स को यूज करते हैं ताकि malware को थोड़ा सा एनक्रिप्ट कर दें, ताकि उसको देख के कोई अगर उसका कोड देखता है तो डायरेक्टली उसको पता ना चले कि ये वायरस है या malware है, मतलब बाकी किसी भी तरह का। और एक जो हमने बात नहीं की malware टाइप की, वो है ransomware। ransomware कोई जानता है क्या होता सर है? रैंसमवेयर और रूट किट की बात मतलब ये नहीं हुआ सर, अभी रूट किट और रैंसमवेयर टूटकिट ये दोनों। कर चुका हूँ मैं डिस्कस। रूट किट हो गई है सर। हाँ, ओके सर। एक ransomware बार पता है? फिर से, एक बार रूट किट फिर से बता देना सर आप। बूटकिट मतलब बेसिकली ऐसा malware जो तुम्हारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल से अपने आप को अटैच कर लेता है। तो क्या उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल या सिस्टम लेवल प्रिविलेज मिल जाती है आराम से, अच्छा जो चाहे अच्छा, करता है समझ गया। सिस्टम पे। अच्छा अच्छा, ठीक समझ गया सर। ransomware, हाँ कोई बता सकता है ransomware क्या होता है? यस सर। हाँ सर बताओ। रैंसमवेयर वायरस ऐसा होता है हमारे जो डेटा को सर लॉक कर देते रहता है, और सर अटैकर हमसे मांग करता है हमारे डेटा के बदले। किस चीज़ की मांग करता है? क्या मांगते हो? सर मनी, या कोई प्रॉब्लम्स है तो डेटा, उसकी कुछ भी मांग हो सकती है सर। पैसे ही मांगते हो? तो डेटा को लॉक इज नॉट द करेक्ट टर्म, डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। यस सर। सर तो, इनकरेक्टेड फॉर्म में रहता है, बट सर हमें तो शो नहीं दिखाई देगा। तो तुम्हें वो फाइल्स दिखेंगे तो उनको यूज नहीं कर सकते, बस वैसे फॉर्मेट में होंगी जो एनक्रिप्टेड है। यस सर। और फिर वो क्या करता है कि रैंसम मांगता है कि पैसे दो, तब जाके तुम्हारा डेटा तुम्हें डिक्रिप्टेड मिलेगा वापस से। तो सर पैसे मांग सकता है, उससे और कुछ भी डिमांड हो सकती है। क्या और क्या डिमांड करेगा वो? अकॉर्डिंग टू सर, उसका क्या सोच रखा है उसने, किस पर्पज से हमारे डेटा को इनक्रिप्ट किया है। उनका पर्पस यही होता है कि लोग पैसे दें यस सर। उनको। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो है बढ़ रहे हैं रैंसमवेयर अटैक्स, क्योंकि बाकी अटैक से तो चलो जो भी उनको डेटा मिलता है क्या, बट डायरेक्टली पैसे मिल सकते हैं अटैकर्स को रैंसमवेयर अटैक से। तो उनको उनको तो क्या है, अपना फायदा देखना है, तो वो रैंसमवेयर अटैक्स को आजकल ज्यादातर यूज कर रहे हैं। तो रैंसमवेयर अटैक सर मतलब करते क्यों हैं? होता कैसे है सर? अरे जैसे देखो, रैंसमवेयर है भी है क्या बाकी किसी मैलवेयर की तरह ही है। अगर तुम्हारे सिस्टम में इन्फेक्ट हो गया, अगर तुम्हारे सिस्टम में रैंसमवेयर आ गया है तो हम्म। वो क्या करेगा, तुम्हारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देगा, तुम यूज नहीं कर सकते अपनी फाइल्स, देख नहीं सकते अपने फाइल्स। को कोई भी फाइल मान लिया जाए कहीं भी मैं छिपा के भी रखूं फिर भी। हाँ, तुम्हारे सिस्टम पे जितना भी है मतलब।
मैं अगर पेन ड्राइव से नहीं कॉपी कर क्लाउड, लूँ उस फाइल को और अगर कहीं ले जाऊँ फिर भी मतलब वो वायरस भी कॉपी हो जाएगी। हाँ, अरे क्यों, ऑलरेडी एनक्रिप्ट हो चुकी है ना, तो उसको बिना डिक्रिप्ट किए यूज कर ही नहीं सकते। और मैं खुद से डिक्रिप्ट नहीं कर सकता उसे। खुद से डिक्रिप्ट ज्यादातर केसेस में तो नहीं कर सकते, मतलब अनलेस किसी ने उसके लिए कोई डिक्रिप्टर निकाला है, उसके मैं बताता हूँ बाद में उसके बारे में। बट ओके काफी सर। केसेस में डिक्रिप्ट नहीं होता खुद से। तो ओके वहां सर। पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फॉर्मेट मारो अपना सिस्टम, तुम्हारा डेटा हम्म, जाएगा हम्म। उसमें, या फिर पैसे दो जो सर उसने। क्या गारंटी है सर, मैं पैसे दे दिया फिर उसने नहीं किया और पैसे का डिमांड कर लिया फिर। गारंटी तो कोई नहीं है। सर तो इससे तो सब फॉर्मेट फॉर्मेट मारने में ही है। तुम अपने पर्सनल डेटा का तो ठीक है, पर्सनल सिस्टम्स पे ऐसा उतना कुछ वो नहीं होता, फॉर्मेट मार भी लेते हैं तो काम चल जाएगा। बट यूजुअली ये लोग पर्सनल सिस्टम्स को उतना ज़्यादा टारगेट नहीं करते, ये लोग टारगेट करते हैं कॉर्पोरेट सिस्टम्स को। कंपनी वगैरह का। हाँ, तो उनके पास तो ऐसा डेटा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको कि हाँ जी सर। चला ये जाए। लीक होने का भी डर रहता है। लीक यूजुअली रैंसमवेयर अटैक्स का डेटा लीक तो नहीं होता है, बट उनका मेनली जैसे अगर कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं तो उनका डेटा ऐसा है कि वो उसको ज़रूरी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये डेटा चला जाएगा। और दूसरा, चलो कंपनीज तो चलो ठीक है, बट इनका प्राइमरी टारगेट क्या रहा है रैंसमवेयर अटैक्स का पिछले कुछ सालों में, कोई बता सकता है? सर ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हो रही। हम्म, क्या, सर समझ में नहीं आया। किस तरह, किस तरह के सिस्टम्स को ये लोग अटैक कर रहे हैं ज्यादातर, रैंसमवेयर वाले जो भी रैंसमवेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो किस तरह के सिस्टम्स को मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो बता सकता है ये चीज? सर जिसमें लोगों की से भेजने चल रहे हैं, लाइक सर एमएलए सॉफ्टवेयर, जीएसटी, इस तरह जिसमें बग ज्यादा होता है सर, उसमें सर रैनसमवेयर को भेजते हैं क्योंकि सर इसमें बिजनेस में डेटा होता है सारा। बिजनेस नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स को, हॉस्पिटल्स के नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं लोग बहुत ज्यादा। इसका रीजन ये है कि जैसे अब आज की डेट में तो हॉस्पिटल्स का सारा काम क्या है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, बाकी सब इंडस्ट्रीज भी सारा ऑनलाइन चल रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी पूरी ऑनलाइन चलती है। तो हॉस्पिटल के सिस्टम को अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो सारे जो भी क्रिटिकल काम है हॉस्पिटल के, ऑपरेशंस वगैरह, जितना भी डेटा है पेशेंट्स का, वो सारा क्या है, सिस्टम्स पे कंप्यूटराइज होता है सारा। ऐसा तो है नहीं कि सब लिख के रखा हुआ है सब आज की डेट में, सब पूरा डिजिटल है सब। तो अब उनको अपना कुछ भी प्रोसीजर करना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए अपने सिस्टम्स चाहिए। अगर उनके सिस्टम्स टारगेट हो जाते हैं इस अटैक, इस तरह के अटैक्स में, ransomware अटैक में, तो वहाँ उनका तो क्या बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा देर के लिए सिस्टम्स डाउन रहें। तो वहाँ फिर ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है और वो लोग फिर फिर तो सोचते हैं सर फटाफट। बैंक बैंक भी हो जाएगा सर, बैंक भी तो सर ये होगा ना, बैंक में भी अगर ऐसा हो गया तो बैंक में भी परेशान हो जाएगा लोग सर। बैंक तो मतलब एक ब्रांच अगर टारगेट हुई तुम दूसरे में चले जाओगे, ठीक है उस ठीक है। एरिया। अच्छा। बैंक का तो चलो ये चीज़ है, हॉस्पिटल में ये है कि भाई किसी का ऑपरेशन होना है, कुछ प्रोसेस होना है, वो सब काम नहीं हो पाता है अगर सिस्टम्स डाउन है सारे। सर बैंक में तो वो भी एक होता है ना, वो लिंक डाउन हो गया है, लिंक फेल हो गया, तो ये भी सर एक हैकिंग का ही जरिया है सर। क्या डाउन हो गया? जैसे होता है ना कि कभी कभी जाने के बाद स्टाफ बोल देते हैं कि हाँ अभी मतलब लिंक नहीं है, इस पे काम नहीं हो सकता, साइट डाउन चल रहा है ये वो। तो ये भी वही एक तरह से मतलब ये होता है क्या, मालवेयर नहीं, होता है ऐसे कुछ क्या सर? जरूरी नहीं है, बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि सर्वर डाउन है, हो सकता है मेंटेनेंस कर रहे हैं अपनी साइट पे, हो सकता है कुछ उनका ओके। टेक्निकल एरर हो, तो बहुत से रीजन हो ओके सकते हैं। सर। ओके सर। तो हॉस्पिटल्स के केसेस में क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है और फिर वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने सिस्टम्स को हम लोग ऑफ नहीं रहने दे सकते, तो फटाफट से रैंसम दे के अपना डेटा डिक्रिप्ट करवा के काम आगे बढ़ाते हैं। तो हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है रैंसमवेयर।
बहुत ही कॉमन है कि ransomware अगर है तो वो हॉस्पिटल्स को टारगेट करेगा। और किसी पॉपुलर ransomware स्ट्रेन का नाम जानता है कोई? कोई भी नहीं अगर सर। सुना हो? नहीं? कैसे? कोई भी पॉपुलर ransomware? WannaCry सर। WannaCry सबसे पॉपुलर ransomware रहा है अभी तक का। क्या नाम बताया सर? WannaCry, ये आया था 2017 में। वन अ क्राई। WannaCry, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, उसको देख लो। तो इस नाम से एक ransomware आया था 2017 में। और अगेन जैसा मैंने बोला, इसका प्राइमरी टारगेट हॉस्पिटल्स थे, यूएस और यूके में। वैसे तो ये और ज़्यादा काफ़ी फैल सकता था, बट सही टाइम पे इसको रोक लिया गया था, तो फिर आगे नहीं फैला। अदरवाइज लेकिन काफ़ी नुकसान हो सकता था इससे। तो WannaCry जो है वॉज द मोस्ट पॉपुलर ransomware अभी तक का। बहुत से तरह के ransomware है, ये अकेला नहीं है, बट सबसे पॉपुलर अभी तक यही रहा है। और इसका टारगेट था विंडोज सिस्टम्स, विंडोज 7 स्पेसिफिकली। तो एक वल्नरेबिलिटी थी विंडोज 7 की, उसको ये एक्सप्लॉइट करता था। और ये फाइल्स एक बार इंक्रिप्ट कर देता है तो फिर तुम उन फाइल्स को यूज नहीं कर सकते। मैं एक्चुअली WannaCry जो है रन करके दिखाता हूँ अपने वर्चुअल मशीन में कि किस तरह से ransomware काम करता है और तुम्हें उसका इफेक्ट क्या दिखेगा सिस्टम पे। जो VM है उसको मैं चलाता हूँ, नीचे दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा सिस्टम है, वर्चुअल मशीन है, इसमें मैं WannaCry को रन करता हूँ। तो अच्छा, ये फाइल है WannaCry वाली मेरे पास आ गया।
जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, इसने पहले तो कई सारी फाइल्स क्रिएट कर ली हैं अपने, और अभी देखना सिस्टम में और भी चेंजेस करेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने वॉलपेपर चेंज कर दिया। सर ये ऑटोमेटिक वर्क करता है? एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो काम अपने आप करता ही रहता है। तो अब इसने ये मैसेज खोला है, विंडो खोली है। क्या कह रहा है, उप्स योर फाइल्स हैव बीन एन्क्रिप्टेड। एन्क्रिप्ट करने के बाद उसने ये मैसेज खोला है। अभी क्या कह रहा है, मेनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, डेटाबेसेस एंड अदर फाइल्स आर नो लॉन्गर accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without a decryption service. ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम्हारी फाइल सिर्फ हम ही डिक्रिप्ट कर सकते हैं। आगे क्या बोला, कैन आई रिकवर माई फाइल्स। कह रहे हैं श्योर, वी कैन गारंटी दैट यू रिकवर ऑल योर फाइल्स सेफली एंड इजीली, बट यू आर नॉट सो इनफ टाइम। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि रिकवर तो कर लोगे बट टाइम लिमिट है। लेफ्ट में टाइमर्स भी चल रहे हैं, और उन्होंने कहा यू कैन डिक्रिप्ट सम ऑफ योर फाइल्स फॉर फ्री। सर ये ट्राई नाउ टाइम बाय क्या, क्लिकिंग ये डिक्रिप्ट। टाइम क्या दिया हुआ है सर, ये स्लाइड में दिया हुआ बता रहा बगल हूँ, में? लिखा है ट्राई नाउ बाय क्लिकिंग डिक्रिप्ट, बट इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट ऑल योर फाइल्स यू नीड टू पे। ठीक है, तो पेमेंट मांगी हुई सीधे सीधे, और बोला यू ओनली हैव 3 days टू सबमिट द पेमेंट, आफ्टर दैट द प्राइस विल बी डबल। 3 दिन में अगर नहीं दोगे पैसे तो डबल देना पड़ेगा। और क्या लिखा है, ऑल्सो इफ यू डोंट पे इन 7 days यू वोंट बी एबल टू रिकवर योर फाइल्स फॉरएवर। अगर एक हफ्ते में नहीं दोगे पैसे फिर तो गई फाइल्स। We'll have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months. उसकी उस चीज़ का टाइमर है कि 2 दिन, हाँ 3 दिन में अगर नहीं दोगे तो डबल देना पड़ेगा पेमेंट, और एक हफ्ते में नहीं दोगे तो फिर फाइल्स जाए। तो पेमेंट विल बी रेज्ड ऑन, टाइम दिया हुआ है, फाइल्स विल बी लॉस्ट ऑन, और उसके डेट और टाइम दिया हुआ है। तो हाउ डू आई पे पेमेंट, ऑफ कोर्स बिटकॉइन में ही लेते हैं ये लोग। और कितना मांगा, $300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन टू दिस एड्रेस। तो बिटकॉइन एड्रेस दिया हुआ है कि $300 दे दो और अपनी फाइल्स तब डिक्रिप्ट करवा दो। तो इस तरह से रामसमेर जो है पैसा मांगता है, और फाइल्स का देखो क्या करता है ये। अब यहाँ जितनी भी फाइल्स थी सबको इसने एनक्रिप्ट कर दिया, सबका एक्सटेंशन भी चेंज हो गया यहाँ पे, .wncry हो गया। तो अब डायरेक्टली क्या है, इन फाइल्स को यूज नहीं किया जा सकता जब तक डिक्रिप्ट नहीं होती है। देखो सारी फाइल्स यहाँ पे इसने एनक्रिप्ट करी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक एक फाइल भी यहाँ नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी इसका किल स्विच मिल चुका है। तो वो यहाँ पे भी पूरा ये पर्टिकुलर ransomware तो एक एक फाइल एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डोमेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एज लॉन्ग एज वो डोमेन ऑनलाइन है फिर ये रुक जाता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो ये किल स्विच मिला था 2017 में, तब से फिर वो डोमेन ऑनलाइन ही रखा गया। तो आज की डेट में WannaCry उतना नुकसान नहीं कर सकता, बट जब आया था तब काफ़ी डेंजरस था। अब ये तो चलो मैंने वर्चुअल मशीन में की है चीज़, मैं इसको स्नैपशॉट रिस्टोर अगर कर दूँ मैं इसका तुरंत, मैं सिस्टम पहले जैसे उसमें चला जाएगा स्टेट में।
लेकिन मेन सिस्टम पे कभी ये सब ट्राई मत करना। अच्छा सर, कभी कभी सिस्टम्स पे ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं जैसे योर कंप्यूटर इज बीइंग लॉक्ड बाय द लॉ एंड मिनिस्ट्री एंड यू हैव टू पे दिस मच मनी टू गेट इट अनलॉक, तो वो तो एंड टास्क करने से चला जाता है सर। चला जाता है तो वो भी एक तरह से, मतलब उसको प्रॉपर रैंसमवेयर तो नहीं बोलेंगे, बट है वो भी malware। तो ये जो रैंसमवेयर है ये एंड टास्क करने से नहीं जाएगा? एंड टास्क अगर कर दी तो तुम्हारी फाइल्स तो एनक्रिप्ट हो चुकी है, एंड टास्क करके क्या करोगे? एक बार वो चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, तुम्हारी फाइल्स तो एनक्रिप्ट कर ही देगा वो। हम्म। तो सर डिक्रिप्ट अगर जैसे इनक्रिप्ट किया और मैं उसे डिक्रिप्ट कर दूं तो फिर क्या मतलब फाइल फिर से आएगी नहीं वो? डिक्रिप्ट करने के लिए तुम्हें वो चाहिए होगी ना, उसकी की चाहिए होगी जो डिक्रिप्ट एनक्रिप्शन में यूज हुई है। ओके सर। तो ऐसे बिना की के नहीं हो सकती ना सर? नहीं। ओके सर। अच्छा, एक दो वेबसाइट्स हैं जो मदद कर सकती हैं डिक्रिप्ट करने में, मैं बताता हूँ यहाँ पे। सर क्या? ये वायरस हम कैसे बना सकते हैं? मैलवेयर अभी आएगा प्रैक्टिकल सेक्शन की, कैसे बनाते हैं। सर हम किसी टाइप का भी मैलवेयर बना सकते हैं कोई भी चीज के लिए, कोई भी मान लिया जैसे भी आपने रैनसमवेयर बहुत सारे बताए, उसके अलावा भी हम किसी टाइप में भी बना सकते हैं कोई भी वायरस? किसी भी, देखो यहाँ पे हम बेसिक एक मैलवेयर बनाएंगे, कई चीज़ें करेगा वो जो प्रैक्टिकल होगा, बट हाँ एक एक चीज़ यहाँ पे ऑफकोर्स मैं नहीं दिखाने वाला कैसे बनाते हैं बाकी। प्लस मैलवेयर बनाना या स्प्रेड करना एथिकल हैकिंग में नहीं आता, बट फिर भी उसके बारे में पता होना जरूरी है, इसलिए टॉपिक हम कवर करते हैं। ओके सर। सर ये जो वायरस आपका है ये सर हमें मिल सकता है? मेरा नहीं है, मैंने थोड़ी बनाया है। ये किस, तुम वानाक्राई की बात कर रहे हो क्या? किसकी बात कर रहे हो? वाना मैंने कराई सर जब अभी सर रन आपने किया चलाया? वानाक्राई की बात कर रहे हो? ठीक है, वो मैं दे देता हूँ फाइल, बट अगर चलाना चाहते हो तो बाकी वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उससे क्या करते हो, ठीक है। हाँ, मैं तो पहले ही तुम्हें बोला है कि किसी के सिस्टम में मैलवेयर चलाना, ransomware फैलाना, ये सब इलीगल में आता है, और तुम क्या करते हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके सर। ये तो फाइल तो ले लो, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। ध्यान रखना कि तुम उसको कैसे यूज कर रहे हो, टेस्ट करने के लिए, ऐसे ही देखने के लिए यूज कर रहे हो अपने सिस्टम में, अलग बात है। और अगर यूज करो भी अपने सिस्टम में, ऐसे नहीं यूज कर लेना उसको, वर्चुअल मशीन में डालो और वहां यूज करना, अगर यूज करते भी हो। ओके सर। क्योंकि वर्चुअल मशीन तो क्या रिस्टोर हो जाती है स्नैपशॉट से, स्नैपशॉट लेके रखना पहले उसको रिस्टोर, ताकि आराम से कर सको बाद में। अब मैं भी जैसे यहाँ पे, अच्छा पहले ये देख लो जो अभी बता रहा हूँ। ये दो वेबसाइट्स हैं, एक है nomorransom.org और एक ये कैस्पर्सकी की है, noransom.kaspersky.com। तो कुछ तरह के ransomware जो है उनके डिक्रिप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस पे और भी ज़्यादा है अवेलेबल, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ लिस्ट दी हुई है किस किस ransomware के लिए इनके पास डिक्रिप्टर्स अवेलेबल हैं। हर एक के लिए नहीं होगा अवेलेबल, अगर किसी ransomware के लिए बनता है डिक्रिप्टर तो मिल जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज जैसे मैंने बोला, दो ऑप्शन है, या तो पैसे दो या फिर सिस्टम फॉर्मेट करो। लेकिन अगर कोई सिस्टम इन्फेक्ट होता है ransomware से तो आके यहाँ पे देख लो, ढूंढ लो यहाँ पे ransomware के, अगर तुम्हें डिक्रिप्टर मिलता है तो यूज करो उसको। तो यहाँ पे अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि तुम जो एन्क्रिप्टेड फाइल है यहाँ अगर अपलोड करोगे तो वो बताएगा कि किस तरह का ransomware है, और अगर उसके लिए कोई डिक्रिप्टर होगा तो वो बता देगा।
ये दो वेबसाइट्स हैं, इनके भी मैं लिंक दे देता हूँ, यूज़ कर सकते हो। इनको बुकमार्क करके रख सकते हो कि इन केस कभी ज़रूरत पड़े, वैसे तो ना पड़े तो अच्छी बात है, जस्ट इन केस। ये दोनों जो वेबसाइट्स मैंने बताई थी उसके मैंने लिंक दे दिए। अच्छा, और मैं क्या, हाँ, जो मेरी वर्चुअल मशीन थी उसको तो मैंने क्या स्नैपशॉट रिस्टोर कर दिया उसका। तो अब अगर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये सिस्टम क्या है, नॉर्मल पहले जैसा वापस हो गया, क्योंकि हमने वर्चुअल मशीन को है स्नैपशॉट से रिस्टोर कर दिया यहाँ पे। तो ये पहले जैसा हो गया, सारी फाइल्स दोबारा से जो जैसे पहले थी वैसे आएंगे। वापस से फाइल्स नॉर्मल हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। एंड अच्छा, खुद का अगर मालवेयर अपन को क्रिएट करना है बेसिकली, तो वो कैसे होता है देख लेते हैं। इसके लिए भी अपन वापस आएंगे लिनक्स पे। सर हम्म। सर मेरी लाइनें में प्रॉब्लम आ रही है। क्या सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं। करो।
ये प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा, उसमें टेक ओनरशिप कर रहे हो तो क्या हो रहा है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है सर। अच्छा, और इसमें शो भी नहीं हो रही कि ऑलरेडी क्रिएटेड है? यस सर। सर क्रिएटेड है ऑलरेडी। अच्छा, दिखा नहीं रहा ना उसको, उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। नो सर, यहाँ पे सर ओपन करना पड़ रहा है सर। ये हम्म। रहा सर। सर ये आता है हैकर। तो उस फोल्डर में जाके डायरेक्टली उस फाइल्स को से ओपन करके देखो क्या होता है। जैसे VMware के थ्रू नहीं, डायरेक्ट उस फोल्डर में जाके उस फाइल से एग्जीक्यूट करके देखो। बीएमबी के थ्रू जाए सर। नहीं नहीं, VMware के थ्रू मत जाओ। ओके। सर सेम रिजल्ट। सेम चीज। ठीक है, अच्छा इसको कैंसिल करो। एक सेकंड। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सर। अच्छा, उसके उसको बंद करो VMware को। और जहाँ पे वो VM है उस फोल्डर में जाओ एक बार। अच्छा, इसमें जितने भी ये .lck वाले फोल्डर्स है ना, इसको डिलीट कौन कर सा? दो। .lck करके जो है ना। यस सर, ये रिमूव कर दें? हाँ। ऊपर वाला देखो, वो भी LCK है क्या? सर इसका एक्सटेंशन करना पड़ेगा। यस सर। .lck है ना, उसको भी हटाओ। और ये फाइल क्या है? चेक करता हूँ सर। सर VMware की है ये इसको कोई। इसको रहने दो, इसको हटाओ। सर अगेन ओपन करके देखें। हाँ, अब दोबारा से खोल के देखो इसको। हो गया सर। ठीक है, इस तरह का एरर आए तो जैसे यस खोल सर। के वो फाइल हटा देना। ओके सर, ये क्या होता है? बेसिकली VMware के अपने झंझट है वो, इसलिए वो उसको लॉक कर लेता है ओके सर। ताकि कोई यूज नहीं करने देता फिर। ठीक, अच्छा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा था? हाँ, अपना इस पे आते हैं लिनक्स पे। और देखते हैं कि अगर मेरे को कुछ से कुछ क्रिएट करना है malicious तो कैसे होगा। तो यहाँ पे भी हम कमांड लाइन का यूज करेंगे। अब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो होता है, पूरा टूल होता है मेटास्प्लॉइट, उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपन। एक उसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि सिस्टम को, अगर मेरे को कोई ऐसे मैलिशियस फाइल जनरेट करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। तो एक टूल जो होता है, कमांड लाइन टूल होता है उसके लिए, इसका नाम है MSF वेनम।
तो अच्छा, इसके ये ऑप्शन आ रहे हैं और इसके बारे में क्या दिया हुआ है, एमएसएफ वेनम मेटास्प्लॉइट स्टैंडअलोन पेलोड जनरेटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल जनरेट करूँगा एमएसएफ वेनम से, और हम टारगेट इसमें विंडोज़ को करेंगे, विंडोज सिस्टम को। विंडोज़ को टारगेट करते हैं और उसके लिए एक फाइल जनरेट करेंगे। यहाँ पे जो एक ये देख रहे हो लिखा हुआ यूजेज एग्जाम्पल एमएसएफ वेनम, अब उसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है पेलोड कौन सा यूज़ करना है एमएसएफ वेनम का। तो पेलोड में मेरे को जैसे जो भी मैं टारगेट सिस्टम रख रहा हूँ, विंडोज़ या लिनक्स आईओएस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे यूज़ करना होगा पेलोड। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट, मैं आके फिर कंटिन्यू करता हूँ।
हम लोग टारगेट यूज़ करेंगे विंडोज सिस्टम को। तो जो इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है MSF venom हाइफन पी, पी मतलब पेलोड स्पेसिफाई करने के लिए, विंडोज मेटाप्रिटर रिवर्स टी, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, और दो तरह के शेल होते हैं, एक होता है बाइंड शेल और रिवर्स शेल। शेल मतलब जैसे अगर मैं किसी भी सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ तो मेरा गोल क्या होगा कि उस सिस्टम पे शेल एक्सेस में, टर्मिनल एक्सेस में उस सिस्टम पे। शेल होते हैं दो तरह के। सेल होता क्या है सर? शेल मतलब टर्मिनल, जैसे मैं अभी अपने टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ। ओके। तो एक होता है बाइंड शेल और एक होता है रिवर्स शेल। बाइंड शेल मतलब कि जो टारगेट सिस्टम है उस पर कोई पोर्ट ओपन करवा के मैं अपने सिस्टम से कनेक्शन भेज रहा हूँ टारगेट सिस्टम पे। और रिवर्स शेल में होता है अपने सिस्टम पे मैं पोर्ट खोल के टारगेट सिस्टम से कनेक्शन इनिशिएट करा रहा हूँ ताकि वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट करे। तो दोनों में एंड रिजल्ट तो सेम ही होगा कि मेरे को शेल एक्सेस मिलेगा, बट कनेक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। बाइंड शेल में मैंने अपने डिवाइस से कनेक्शन भेजा टारगेट को, रिवर्स शेल में टारगेट डिवाइस से कनेक्शन भिजवाया अपने डिवाइस पे। तो इसमें से हम लोग ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, कोई बता सकते हैं, बाइंड शेल या रिवर्स शेल? रिवर्स शेल। रिवर्स शेल, ठीक है, सही है। और क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि सर जो रिवर्स टीसीपी पोर्ट वगैरह होते हैं मेनली सर इसी पे एक्सेस हो सकता है। पोर्ट्स, पोर्ट्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाइंड शेल रिवर्स शेल का, तो कोई भी पोर्ट यूज़ करो। देखो बाइंड शेल और रिवर्स शेल, अच्छा एक डायग्राम में दिखाता हूँ तुमको, इमेज दिखाता हूँ, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक इमेज है, ये बाइंड शेल वर्सेस रिवर्स शेल। बाइंड शेल और रिवर्स शेल में मेन डिफरेंस क्या है बताना। तो लेफ्ट साइड में है अटैकर आईपी, अटैकर डिवाइस, राइट साइड में विक्टिम जो टारगेट है। अच्छा आईपी छोड़ दो, आईपी का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब ये देखो बाइंड शेल में मतलब क्या होता है, अटैकर इनिशिएट करता है कनेक्शन, कनेक्ट टू विक्टिम ऑन लिसनिंग पोर्ट 4444, मतलब विक्टिम डिवाइस पे पोर्ट ओपन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 4444 लिया है इन्होंने, वो पोर्ट ओपन है और उससे हम कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से कनेक्शन भेज रहे हैं। और रिवर्स शेल में क्या हो रहा है कि जो टारगेट है वो मेरी डिवाइस को कनेक्शन भेज रहा है। सर टारगेट अपना डिवाइस का कनेक्शन क्यों भेजेगा सर? हम भिजवाएंगे ना, वो अपने आप थोड़ी भेजेगा। कैसे सर? ये जो मालवेयर बनाएंगे वो जब एग्जीक्यूट होगा उसके थ्रू। ओके सर, यानी कि एक तरफ से मैनिपुलेट किया जाएगा ना सर? वो तो देखो, अगर तुम्हें कनेक्शन खोलना है तो वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, जो भी तुम कोड यूज कर रहे हो उसके जरिए करोगे। ओके सर।
ओके। और दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि बाइंड शेल वर्सेस रिवर्स शेल में हम रिवर्स शेल क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो रिवर्स शेल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रिवर्स शेल में देखो, अब यहाँ पे बीच में क्या दिखा है, एक फायरवॉल लगी हुई है। फायरवॉल हो नहीं हो, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। अगर फायरवॉल है, अगर बाहर से कनेक्शन आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। बाइंड शेल में क्या है, फायरवॉल के बाहर से आ रहा है कनेक्शन, अगर अपनी डिवाइस से या अटैकर अपनी डिवाइस से अगर स्टार्ट कर रहा है उसको। लेकिन रिवर्स शेल के केस में क्या है, फायरवॉल के अंदर से कनेक्शन बाहर जा रहा है, तो आउटगोइंग कनेक्शन जो है फायरवॉल के लिए वो उसको उतना नहीं रोकेगा, और इनकमिंग कनेक्शंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखता है फायरवॉल। तो इसीलिए हम लोग रिवर्स शेल प्रेफर करते हैं, कि रिवर्स शेल के सक्सेसफुल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग रिवर्स शेल प्रेफर करते हैं। तो हम यहाँ पे उस हिसाब से रिवर्स शेल को यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने लिया है रिवर्स टीसीपी, मतलब रिवर्स शेल क्रिएट होगा ओवर टीसीपी। सर ये जो ऑप्शन में इतना दिखा रहा है LPF, ये सब है क्या सर, जो इतने सारे वर्ड दिख रहे हैं? ये तो बेसिकली एमएसएफ वेनम यूज़ कैसे करना है वो है। हाइफन पी तो मतलब पेलोड सेलेक्ट करने के लिए, हाइफन एल मतलब कुछ लिस्ट करना है, अगर पेलोड लिस्ट करना है, फॉर्मेट्स लिस्ट करना है उसके लिए। तो भी अ- जैसे फॉर्मेट मेरे को एग्जीक्यूटेबल चाहिए तो मैं exe यूज़ करूंगा यहाँ पे। आउटपुट किस नाम से, मतलब बेसिकली क्या टूल के जो कमांड्स हैं, जो अच्छा, ये ऑप्शंस हैं वो टूल एक दिखा। तरह से, ये टूल को मतलब हैंडल जैसे कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे मतलब ऑपरेट हाँ, करना है, वही है। जैसे हर टूल के होते हैं अपने ऑप्शंस, वैसे ही इसका। ओके, मतलब एक ऑप्शन दिया हुआ है ताकि हमें सुविधा हो सके। हाँ, वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे को मैंने ये बता दिया कि विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। अब रिवर्स शेल अगर मुझे बनवाना है, मतलब अपने डिवाइस पे कनेक्शन लेना है सामने की डिवाइस से, तो मुझे अपने पेलोड को क्या बतानी पड़ेगी, क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिवर्स में ना सर? रिवर्स शेल के लिए। तो उसमें वो तो लिखा हुआ है ना सर, आपने तो टाइप किया कि विंडो मेटा पीटर रिवर्स टीसीपी। नहीं, इसके अलावा और क्या बताना पड़ेगा। कैसा? और क्या बताना पड़ेगा, क्या ऑप्शन देना पड़ेगा उसको कहाँ कुछ, पे सर? जब मैं ये पेलोड अपनी फाइल जब क्रिएट कर रहा हूँ। सर एल होस्ट मीन्स आईपी, एल पोर्ट हमें देना पड़ेगा सर। एल होस्ट और एल पोर्ट देना पड़ेगा। आईपी किसकी? आईपी सर अपनी। अपनी आईपी देनी पड़ेगी यस। ताकि रिवर्स शेल कनेक्ट कर सके। और यस सर। पोर्ट कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है? यस सर, पोर्ट मेनली सर 8। 8 क्या? को पोर्ट सर कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं सर वैसे। हाँ, पोर्ट तो वैसे कुछ भी हो सकता है। कोशिश लेकिन पोर्ट में ये रखो कि कोई हायर नंबर यूज़ करो, 40-50,000 समथिंग का, ऐसा यूज़ करो, क्योंकि यूजुअली ये पोर्ट जो है वो फ्री होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो आराम से। कोशिश करो कोई हाई नंबर दो पोर्ट के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मुझे एल होस्ट देना है पहले। तो एल होस्ट मतलब अपने सिस्टम का आईपी। तो एल होस्ट इज इक्वल टू अपने सिस्टम का आईपी दिया, और एल पोर्ट, अब यहाँ पे पोर्ट बताऊंगा कोई सा भी, जैसे मान लो 55555 भी यूज़ किया।
ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हो पोर्ट में। अब किस फॉर्मेट में फाइल चाहिए, तो विंडोज टारगेट है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। और आउटपुट किस नाम से चाहिए, आउटपुट रखते हैं नॉट। सर ये आउटपुट नॉट मेलवेयर मतलब क्या, मतलब नहीं समझा ये आउट। नाम दिया है फाइल को, सिंपली कुछ भी नाम से रख लो। ओके। ये इतना लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो वो जनरेट करेगा फाइल जो है। तो अब इसमें फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, फाइनल साइज ऑफ फाइल इतना है, 73 KB की फाइल बनी। अब इसने इतने इसने दिखाया कि कितना है साइज, मतलब ठीक है। अगर 0 वर्ड्स दिखाए फॉर सम रीजन तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। वैसे होनी नहीं चाहिए गड़बड़, बट इन केस साइज 0 आता है मतलब कुछ दिक्कत है। तो अब ये फाइल जो है ये फिलहाल इस सिस्टम में है, और इसको ट्रांसफर करना है मेरे को अपने टारगेट सिस्टम पे। तो मैं एक सिंपल पहले तो पाइथन सर्वर क्रिएट करके उस सिस्टम पे फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइथन यूज़ करके HTTP सर्वर, बहुत ही सिंपल सा वेब सर्वर क्रिएट किया है। और इस सर्वर से मैं क्या करूँगा, वो फाइल जो है notmalware.exe, उसको मैं टारगेट सिस्टम पे डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, लेकिन ये फाइल एग्जीक्यूट करने से पहले एक और चीज़ क्या करनी पड़ेगी मेरे को। क्या सर? ये जो फाइल है ये टारगेट सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो उससे पहले मुझे एक चीज़ और क्या करनी पड़ेगी। सर मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट में जाके उसे सर एग्जीक्यूट रिवर्स करना पड़ेगा सर। रिवर्स शेल जो है उसको कैच करने के लिए यस सर। करना पड़ेगा अरेंजमेंट, क्योंकि अदरवाइज वो वहां से अगर रिवर्स शेल कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे वो पोर्ट क्लोज मिलेगा उसको, तो कोई मतलब ही नहीं। यस सर। मेटास्प्लॉइट पे रन होगा ना सर? हाँ, कनेक्ट उससे मेटास्प्लॉइट से। होगी। हाँ, मेटास्प्लॉइट से होगा। तो, तो क्या करेंगे कि सर आपने ये सूडो पाइथन ये सर क्या करा है, एचटीटीपी सर्वर मीन सर? पाइथन यूज करके एक वेब सर्वर बनाया ताकि मैं उस सिस्टम से एक्सेस कर पाऊँ इस सिस्टम को और फाइल डाउनलोड कर लूँ आराम से। सर विदाउट इससे भी तो हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो सर इतना क्यों सर इसे करना इतना पड़ेगा? क्योंकि ये तो सिंपल तरीका है। और बाकी तरीके क्या क्या है सब बताना एक बार। सर बाकी तरीका सर मैं इसको सर फिजिकली ये तो भेजूँ, या सर मैं इसको फिजिकल कोई भेजो, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक भेजूँ? तो लिंक, इससे तो सबसे आसान तरीका तो यही है ना, सिंपल वेब सर्वर क्रिएट किया और डाउनलोड कर लिया वहाँ पे फाइल को। इससे सिंपल तो है ही नहीं सर कुछ। बट मैं तो करता हूँ सर, होता ही नहीं है। क्या नहीं होता। सर ये मैं पेलोड बना लेता हूँ हाँ, और फिर सर पोर्ट के वो आईपी के थ्रू मैं विंडो पे से एक्सेस करता हूँ, बट सर होती नहीं है। विंडोज पे अपने मेन सिस्टम पे। यस सर।
सर आप इसे ब्राउजर पे ओपन करेंगे? इसको यस सर। इसको अगर मैं ब्राउजर में ओपन करूँ, हाँ सर, तो सर कैसे करेंगे? आईपी डाल के, या तो अब ये तो लोकल होस्ट है तो सिंपली लोकल होस्ट का भी आईपी डाल सकते हो। सर मेरे में होता ही नहीं है कुछ। अपने मेन सिस्टम पे तो यार अब उसका नेटवर्क कनेक्शन पे डिपेंड करता है ना, ये तो वर्चुअल मशीन है। किस तरह का नेटवर्क कनेक्शन दिया हुआ है, अडाप्टर किस तरह से सेट है? सर लैन का लिया है सर। हम्म। लैन का है सर। तुम वीएम में इसको क्रिएट करोगे पाइथन सर्वर को, तो मेन सिस्टम पे कैसे एक्सेस करोगे? सर अनलेस। ये सर ये मैं हूँ, मान लीजिए मैं अटैकर हूँ। सर हाँ मैंने एक पेलोड क्रिएट की है, हाँ। और सर मुझे विक्टिम के पास करना है सर। और सर हम्म सपोज यार मैंने, मुझे 2 मिनट के लिए विक्टिम का सिस्टम मिल रहा है हम्म। चलाने के लिए। तो सर मैं उसके पे लोड करूंगा, हाँ तो सर कैसे करूंगा? ब्राउजर के थ्रू करूंगा सर। हाँ या तो सर मेरे पास पेन ड्राइव हो, मैं उस पर लगा कर सकता हूँ। पेन ड्राइव नहीं तो सर ब्राउजर थ्रू कर सकता हूँ सर। हाँ। तो सर ब्राउजर थ्रू से सर्च कैसे करेंगे? अब मैं आईपी डालता हूँ सर, सर्च ही नहीं होती है। आईपी डालो, स्लैश करके फाइल का नाम लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पे ये था 10.0.2.15 स्लैश नॉट मालवेयर डॉट exe। ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, सेव फाइल। तो सब सर्वर का काम खत्म हो चुका है। अब मैं खोलूंगा मेटास्प्लॉइट एमएसएफ कंसोल। मुझे क्या करना है, जो इनकमिंग कनेक्शन आएगा उसको हैंडल करना है यहाँ पे। तो एमएसएफ कंसोल से खोलूंगा पहले तो मेटास्प्लॉइट को। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट खुल गया। अब मेटास्प्लॉइट में मेरे को क्या करना है, एक मॉड्यूल होता है मल्टी हैंडलर नाम का। ये किसी भी तरह के इनकमिंग कनेक्शन को अगर लेना है तो इसको यूज करते हैं, यूज मल्टी हैंडलर। ठीक है, तो सिलेक्ट हो गया। अब इसमें मेरे को पेलोड बताना पड़ेगा कि कौन सा यूज किया था। सेट पेलोड विंडोज मीटर प्रेटर टीसीपी। और इसके कुछ ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे कि हमने एल होस्ट और एल पोर्ट क्या दिया है, वो भी तो उसको बताना पड़ेगा। ऑप्शंस में सेट एल होस्ट, अपना आईपी दे दो। सेट एल पोर्ट, पोर्ट मैंने सेट किया था पेलोड में, तो मुझे यहाँ पे इसको भी यही बताना पड़ेगा। और मैं इसको अब क्या कर दूंगा, सेटिंग देके रन कर दूंगा। सर ये जो आईपी आपने दिया ये खुद का आईपी देना है ना? हाँ, खुद का आईपी है, अपने जो लिनक्स सिस्टम है उसका आईपी है। ओके सर। ठीक है, अब जो है, जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी टारगेट सिस्टम पे, तो देखो एक कनेक्शन आया इनकमिंग, और मीटर प्रेटर सेशन ओपन हो गया। मीटर प्रेटर क्या है बेसिकली, मेटास्प्लॉइट का खुद का एक इनबिल्ट शेल है, जो कि नॉर्मल शेल से थोड़ी सी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए मतलब इसको प्रेफर करते हैं। तो मीटर प्रेटर इसका अगर
देखना क्या क्या कमांड्स होते हैं, तो हेल्प एंटर करो, इस तरह से मेन्यू खुल जाएगा। अब इसमें इसके सारे कमांड्स की लिस्ट है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कोर कमांड्स हैं कि अगर सेशन को बैकग्राउंड में डालना है, या तुम्हें कुछ यूज़र आईडी चाहिए, जियो आईडी, या हेल्प चाहिए, जैसे कि हमने हेल्प लिया। इसका तो हम चलो ठीक ठाक है, उसका इन कमांड्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते मेनली, लेकिन ये जो है जैसे फाइल सिस्टम कमांड्स हो गए, नॉर्मल जैसे अपन सिस्टम में फाइल्स से इंटरेक्ट करते हैं, नेविगेट करते हैं, फाइल सिस्टम जो है, या तो वो चीज़ अगर करनी है, फाइल्स कॉपी करना, मूव करना, देखना, एलएस वगैरह, ठीक है, या तो ये सारे काम होते हैं। और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फाइल्स डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं, फाइल सिस्टम की जो मैं कमांड्स कर रहा था, नॉर्मल जैसे तुम सिस्टम में फाइल्स देखते हो, इंटरेक्ट करते हो उनसे, कुछ अपलोड करना है, सिंपली अपलोड वाला कमांड यूज़ करके उस सिस्टम पे अपलोड किया, कुछ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फाइल का नाम लिख दिया, क्या डाउनलोड करना है। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देखनी है तो एआरपी कैश, एआरपी के थ्रू, फिर इंटरफेसेस देखनी है तो आईपी कॉन्फ़िग, मान लो मेरे को इंटरफेसेस देखनी है टारगेट सिस्टम की, आईपी कॉन्फ़िग यूज़ किया। आईपी कॉन्फ़िग होता है विंडोज़ के लिए, इफ कॉन्फ़िग होता है लिनक्स के लिए, और इफ कॉन्फ़िग को अब रिप्लेस कर रहा है आईपी एड्रेस। तो अब हाँ, और भी देखते हैं और क्या कमांड्स हैं। फिर आते हैं सिस्टम कमांड्स की, जैसे एनवायरमेंट वेरिएबल्स देखने हैं, या इवेंट लॉग क्लियर करना है, कोई प्रोसेस किल करना है, प्रोसेस लिस्ट करना है, सिस्टम रिबूट करना है, बट ऑफ कोर्स रिबूट करोगे कनेक्शन चला जाएगा, फिर शट डाउन करना है। सिस इन्फो, सबसे एक वन ऑफ द फर्स्ट कमांड जो चलाया जाता है दैट इज सिस इन्फो, टारगेट सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमें। फिर और क्या है इसमें, तो पी एस, हाँ पी एस से क्या होता है, रनिंग प्रोसेस की लिस्ट देख सकते हैं। तो टारगेट सिस्टम जो है उस पर ये सारे प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, तो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है। फिर और क्या है, टाइम, टारगेट सिस्टम का लोकल टाइम देख सकते हो, किल कोई प्रोसेस वगैरह किल करना है तो गेट यूआईडी, मतलब यूजर आईडी अपना करंट जो है देख सकते हो, कि उस सिस्टम पे किस यूजर के समय लॉग दूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से अपन लॉग इन है उस सिस्टम पे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। फिर यूजर इंटरफेस का मतलब यहाँ पे कुछ स्पाईवेयर वाली फंक्शनैलिटी भी आ जाती है इसमें। कैसे, जैसे ये वाले कमांड देखो, स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर या स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट लोगे तो एक स्क्रीन शॉट ग्रैब करके दे देगा, स्क्रीन शेयर अगर करते हो तो लाइव सामने वाले टारगेट की जो स्क्रीन है वो देख सकते हो कि क्या हो रहा है उस पर। स्क्रीन शेयर कमांड दिया मैंने, तो इसने एक HTML फाइल बना के रखी है। सर स्क्रीन शेयर भी कभी बहुत कम का बार करती है। अगर कनेक्शन प्रॉपर है तब तो दिक्कत नहीं आएगी। तो फायरफॉक्स में खोलता हूँ अगर, तो टारगेट सिस्टम की है क्या है, स्क्रीन शेयर हो रही है उस सिस्टम पे, मैं कुछ भी अगर करता हूँ, तो जैसे विकीपीडिया पे गया, विकीपीडिया खुला वहाँ पे, बेंच, सर टारगेट को ये पता नहीं चलेगा उसकी स्क्रीन शेयर हो कुछ रही भी है? जो भी होगा टारगेट सिस्टम पे। टारगेट को पता नहीं चलेगा कि उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं,
उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन स्क्रीन शेयर होगी तो हम सब कुछ देख सकते हैं। उसको नहीं पता चलेगा स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन हम लोग सब कुछ देख सकते हैं कि टारगेट की स्क्रीन पे क्या हो रहा है। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से स्क्रीन शेयर देख सकते हो, लाइव क्या चल रहा है सामने की स्क्रीन पे। तो उसको स्क्रीन शेयर को बंद करते हैं जी। फिर और क्या क्या कर सकते हो, की लॉगर जो है वो वाले काम भी कर सकते हो। कि मतलब की लॉगर क्या होता है कि तुम अगर की लॉगर इंफेक्टेड है किसी सिस्टम पे, तो जो भी टाइप होती है चीज़ वहाँ पे, ठीक है, जो भी चीज़ टाइप होगी वो सारा दिख सकता है। जितने भी की स्ट्रोक्स हैं सारे दिख जाएंगे कि क्या टाइप किया है। तो उसको पहले तो इसमें ऑन करना पड़ता है, किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। ऑन करने के लिए ये की स्कैन स्टार्ट वाला जो कमांड है वो देना पड़ेगा, की स्कैन अंडरस्कोर स्टार्ट, की स्कैन स्टार्ट। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, उस सिस्टम पे जाके एक फाइल बनाता हूँ, ऐसा कुछ टाइप करता हूँ, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब करते हैं की स्कैन डंप। जो भी अभी तक रिकॉर्ड हुआ है सारा आ जाएगा स्क्रीन पे। तो देखो, डंपिंग कैप्चर्ड की स्ट्रोक्स। अब मैंने क्या किया था, एक फाइल बनाई थी, कॉन्फिडेंशियल नाम रखा था उसका, और उसमें 2 लाइंस टाइप की। तो एक एक चीज जो भी कीबोर्ड से मैंने एंटर किया वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। शिफ्ट दबाया था कैपिटल्स के लिए कॉन्फिडेंशियल, फिर एंटर किया, फिर शिफ्ट दबाया और लिखा माई पासवर्ड इज दिस, माई कार्ड नंबर इज दिस। जो भी कीज यूज किए तुमने सारा रिकॉर्ड हो जाता है। की लॉगर जिसको कहते हैं, की लॉगर वाले काम यहाँ पे कर लिए इसने। तो ये चीज भी इसमें फंक्शनलिटी है, की लॉगिंग भी हो जाती है। और अच्छा, इसको बंद करते हैं की लॉगर को। स्टॉप, बंद कर दिया उसने। तो मान लो टारगेट सिस्टम पे कोई पासवर्ड एंटर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर हो रही है कीबोर्ड से, सारा दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें वेब कैम रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, माइक रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। जैसे रिकॉर्ड माइक जो है, तो रिकॉर्ड माइक से क्या होगा कि माइक से जो भी साउंड आएगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी। वेब कैम लिस्ट, अगर थोड़ा वेब कैम कनेक्टेड है वहाँ से, अब बेसिकली क्या है कि जो टारगेट यहाँ पे है वर्चुअल मशीन है, कोई वेब कैम कनेक्टेड नहीं है, इसमें दिखा नहीं रहा। बट नॉर्मली अगर सिस्टम्स होते हैं, काफ़ी सिस्टम्स में तो क्या है, आज के डेट में वेब कैम होता ही है कनेक्टेड, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही है। तो अगर वेब कैम अटैच्ड है टारगेट सिस्टम से, तो उसका भी तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो स्ट्रीम, वेब कैम स्ट्रीम जो है, वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। तो जो टारगेट है वो क्या कर रहा है, उसके वेब कैम के थ्रू स्पाई किया जा सकता है यहाँ से। तो इसीलिए ये जो है स्पाईवेयर वाले भी इस तरह से काम कर सकता है। एंड इवन माइक वाला उसमें ऑप्शन है, तो माइक
का भी सारा साउंड रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस तरह से कुछ भी कर सकते हो टारगेट सिस्टम पे, अगर तुम्हें इस तरह का मीटर प्रिटर शेल वहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो हमने देखा कि MSF वेनम जो है उसके थ्रू कैसे हम फाइल क्रिएट करके मीटर प्रिटर शेल लेके कर सकते हैं ये चीज़। एक और भी हम टूल देखेंगे जिसके थ्रू सिमिलर काम किया जा सकता है। तो मैं अगर एग्जिट करता हूँ तो सेशन बंद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से करना काम, किसी सिस्टम को इन्फेक्ट करना या हैक करना इलीगल है अनलेस तुम्हारे पास परमिशन है अटेम्प्ट करने की इस चीज़ को। इसलिए बहुत ही जो है ट्राई करना है अपने सिस्टम्स पे, ऑफकोर्स कर सकते हो, इसमें कोई मना ही नहीं। अदरवाइज लेकिन ऐसा मत ही करो कि किसी के सिस्टम पे भी जरूरत इस तरह की फाइल। सर बोलो। सर मैंने पेलोड क्रिएट कर ली सर, मैं आपको दिखाऊं सर स्क्रीन से, वो ब्राउजर से सर्च नहीं होता हमारे में। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। सर आपको स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। सर मैंने एक पेलोड क्रिएट की है। हाँ सर उसका आईपी एड्रेस है सर ये 192.168.101.129। अच्छा। ठीक है सर। और सर मैं इसे अपने मेन विंडो पे सर एक्सेस करना चाहता हूँ ब्राउजर के थ्रू। मेन विंडोज पर तो पहली बात इस तरह की कोई फाइल चलाओ वर्चुअल मशीन में चलाओ, और मेन विंडोज और वर्चुअल मशीन सेम नेटवर्क पे नहीं होते। मीन्स मेन विंडो से नहीं एक्सेस कर पाओगे फाइल को। तो सर मैं किसी सर अटैकर को भेजता हूँ तो सर वो कैसे एक्सेस करेगा? वर्चुअल मशीन का वही चक्कर है ना कि वर्चुअल मशीन से तुम्हें फिर किसी दूसरे उससे भेजना पड़ेगा, या तो फाइल को किसी चीज में अटैच करके भेजो ईमेल वगैरह में। नहीं या सर तो अटैच अगर करके मशीन सेम भेजता हूँ। नेटवर्क पे है तो डेफिनेटली सर्वर होस्ट करके डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज तो अनलेस तुम पब्लिक आईपी पे हो, पब्लिकली थोड़ी कोई प्राइवेट आईपी वाला सर्वर एक्सेस हो सकता है। नहीं सर मैं किसी को सर व्हाट्सअप करते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं तो हाँ सर इसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ। बट सर यही हम आईपी ये सेम आईपी डालते हैं गूगल पर डालते हैं तो सर हम्म। एक्सेस नहीं हो पाता सर। वहाँ पे लिख के आता है ये 10 मिनट सर ये ये डिसाइड। तो प्राइवेट आईपी है ना, प्राइवेट आईपी है, इसके डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं होगा, सेम नेटवर्क पे एक्सेस होगा प्राइवेट आईपी में। अभी आगे के टॉपिक्स में एक टूल मैं बताता हूँ, उसके थ्रू फिर पब्लिक में उसमें भी एक्सेस कर पाओगे। ओके। नहीं सर हमारे एक बार सर हमारे कॉलेज में सेमिनार लेने के लिए आए थे तो सर उन्होंने अपनी वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट थे, तो सर उन्होंने ब्राउजर के थ्रू सर सब किया था। क्या किया था ब्राउजर के थ्रू? सर यही सर पेलोड तो सर सेम थी सर, बट सर उन्होंने ब्राउजर के थ्रू सर ये पेलोड डाउनलोड करके और फोन हैक करके दिखाया था। तो ब्राउजर के थ्रू जब किया तो
यार मेन सिस्टम और वर्चुअल मशीन सेम नेटवर्क पे नहीं होते ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो वो नहीं सर एक्सेस कर सकता है उसको। सर उनकी सर वर्चुअल मशीन थोड़ी ना थी। तो वर्चुअल मशीन नहीं थी तो वो तो मेन सिस्टम पे ही किया उसने जनरेट कर। सर हमने वर्चुअल बॉक्स पे जनरेट किया और सर एंड्रॉइड को उन्होंने हैक किया। तो एंड्रॉइड भी वर्चुअल मशीन में था? नो सर, मोबाइल था सेलफोन, अच्छा। थर्ड पर्सन का यूजर था। उन्होंने सर किसी ने कहा कोई फोन दे दिया अपना 1 मिनट के लिए। उन्होंने सर कहा उनके सर तो 8 KB की मात्र फाइल थी, वो गूगल डाउनलोड करके सेम पेलोड उन्होंने डाउनलोड की और फोन हैक करके दिखा दिया सर, जैसे आपने किया सर अभी। तो सर मीटर पे थोड़ा पूरा फैन हो, फोन हो या फिर लैपटॉप हो, हैक हो सकता है सर, पूरा हाँ, कंट्रोल बना सकते हैं उस पर हम। सर उन्होंने सेम प्रोसेस किया था। अरे वो नेटवर्क, देखो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का जो डिफरेंस है वो क्लियर है तुम्हें क्या होता है? यस सर। तो यहाँ तो प्राइवेट आईपी है, वो सिर्फ सेम नेटवर्क पे ही काम करते हैं प्राइवेट आईपी। और जो तुम्हारा मेन सिस्टम है और जो तुम्हारी वर्चुअल मशीन है वो सेम नेटवर्क पे नहीं होते, इसलिए इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अगर कोई पब्लिक आईपी है तो हाँ आराम से एक्सेस कर पाओगे, बट प्राइवेट आईपी इस तरह से एक्सेस नहीं कर तो सर सकते। वर्चुअल बॉक्स की जो लाइनेज की जो आईपी होती है वो तो सर ऑलवेज प्राइवेट ही होती है ना। हाँ, तो सर उन्होंने भी तो उन्होंने तो वर्चुअल बॉक्स को यूज किया था। तो उसने किसी पब्लिक आईपी पे उसको होस्ट करके फिर किया होगा ना यार। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो अभी पेलोड बना रहा हूँ, हाँ, तो सर ये पेलोड मैं किसी और की आईपी से access बना सकता हूँ। किसी और की आईपी से क्या? बना सकता हूँ पेलोड। अभी सर मैंने अपनी पेलोड बनाया, तो सर हाँ, इसमें मैंने अपनी अपनी आईपी डाल दी। अपनी आईपी डाली किसी और आईपी से, हाँ कोई आईपी तो वहाँ डाल सकते हो कुछ भी। आईपी डाल सकते अगर सर। बस टारगेट सिस्टम से वो आईपी एक्सेसिबल होना चाहिए ना। तो अभी तो हमने प्राइवेट आईपी के लिए देखा है, पब्लिक अगर करना है तो वो अपन आगे देखेंगे कैसे होता है। ओके ओके। ठीक है? कि और भी ऐसे सिमिलर और भी टूल्स हैं जो थोड़ा सिमिलर में हम होंगे, तो अभी सब कुछ एक साथ ही मैं नहीं बताता ताकि कंफ्यूज ना हो। धीरे धीरे करके अपन देखते हैं अलग अलग सेशन में अलग अलग चीज़ें। ओके सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो सेशन है उसमें एक और टूल देखेंगे जिसके थ्रू इस तरह का हम कर सकते हैं, मैलिशियस वो क्रिएट करके चला सकते हैं। सर हाँ बोलो। मैं ना वर्चुअल मशीन में कुछ भी टूल मतलब जो है वो डालना चाह रहा हूँ, मगर हो नहीं रहा है सर, ऐसा क्यों? क्या नहीं हो रहा है? जैसे वो पासवर्ड अटैकर था ना सर, तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, वो आ नहीं रहा वर्चुअल मशीन में। स्क्रीन शेयर करूँ सर मैं एक बार? करो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। क्या? जैसे कि अगर हमने किसी टारगेट मशीन पे वॉल मैलवेयर डाउन किया, ठीक हाँ है, तो अगर वो सिस्टम ऑफ कर देता है, तो हाँ, फिर भी हम उसके माइक्रोफोन से सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? नहीं, तो सिस्टम ऑफ है तो सारे फंक्शंस बंद है ना, सब कुछ बंद है। तो सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे सिस्टम मैंने शट डाउन कर दिया, फिर भी हम्म। अगर मैं जैसे पिंग टूल पे चेक करता हूँ तो सिस्टम उस पे ऑनलाइन ही शो करता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर सिस्टम शट डाउन है तब तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए पिंग में ऑनलाइन। और अगर पिंग में ऑनलाइन आ रहा है तो? पिंग में ऑनलाइन आ रहा है मतलब या तो तुम्हारे पास आईपी गलत है या पिंग का रिजल्ट गलत मिल रहा है तुम्हें। जो जहाँ पे पिंग चला रहे हो वहाँ पे कुछ गड़बड़ है फिर। अच्छा। सिस्टम अगर बंद है तो उसकी कोई फंक्शनलिटी काम ही नहीं कर रही ना। शट तो डाउन सर कम्प्लीटली है फिर सिस्टम। वेक ऑन लैन क्या होता है? क्या? वेक ऑन लैन वीक ऑनलाइन क्या? मतलब एक फीचर होता है ना वेक ऑन लैन, जिससे सिस्टम को ऐसे ही पिंग करके ऑन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को। वीक ऑनलाइन तो देखना पड़ेगा यार, इसका उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं।
चेक। सर मैं ये बता रहा लेकिन था सर। उसमें फिर तुम्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सिस्टम चाहिए जो उसको सपोर्ट करता हो वीक ऑनलाइन को। और वीक ऑनलाइन पहली बात तो अगेन सारी डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती वीक ऑनलाइन। हम्म। एंड वीक ऑनलाइन काम करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारा वो है अडाप्टर, नेटवर्क अडाप्टर, अच्छा। वो उस फीचर को सपोर्ट करे पहली बात तो। एंड दूसरी चीज कि जब कंप्यूटर शट डाउन है तब भी नेटवर्क अडाप्टर अवेक अगर होगा तभी ये चीज काम करेगी, अदरवाइज तो इट विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड किसी भी उसका। नहीं, क्योंकि आपने ये जो पिंग का बताया था ना, तो मैंने सैटरडे को गूगल प्ले से एक ऐप खरीदा था। दैट ऐप वाज पिंग टूल। तो उस पिंग टूल पे पहले तो मेरा सिस्टम शट डाउन दिखा रहा था जब मैं शट डाउन कर रहा था, तो बाद में वो सिस्टम ऑन दिखा रहा था इवन दो माय सिस्टम वाज ऑफ। तो कुछ गड़बड़ होगी टूल में, कुछ प्रॉब्लम अच्छा, होगी यार, अब वो तो मैं नॉट ठीक है श्योर सर। क्या इशू रहा होगा। वीक ऑनलाइन तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें ऐसा नहीं कि सिंपली पिंग किया तो पिंग कमांड रन किया तो ऑन हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, सर मेरा क्योंकि ये बोल। सर मेरा एक्चुअली कोर्स करने का मोटो यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम बीइंग हैक, कि किसी ने मुझे हैक कर लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, और मैं रिटर्न में भी हैक कर सकूं। तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है आप जो सिखा रहे हो। वीक ऑनलाइन से कोई तुम्हें हैक कर नहीं सकता। वीक ऑनलाइन के से एट मोस्ट, पहली बात तो अगर तुम्हारे डिवाइस में फीचर है तब चलेगा। दूसरी चीज उससे सिर्फ सिस्टम ऑन हो सकता है, यू कैन नॉट बाईपास पासवर्ड्स और एनीथिंग। तो सिक्योरिटी बाईपास नहीं है वो, ये सब अच्छा कुछ सर, स्विच ऑन जैसे होगा। कि अगर मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर का, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरे कंप्यूटर का एक बार रिमोट लेती है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि मुझे हर बार दिखेगा कि वॉट एवर दे आर डूइंग। वो तो हमेशा देख सकते हैं ना जो मैं जो भी कर रहा हूँ सिस्टम पे। डिपेंड्स कि वो किस तरह से एक्सेस ले रहे हैं और दे आर डूइंग इट, उस पर डिपेंड करता है। तो सर आपने अभी जैसे स्क्रीन का शेयर दिखाया, हम्म। तो उस हिसाब से तो आदमी तो कभी भी देख सकता है कि स्क्रीन पे क्या कर रहा है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट हाँ इट इज पॉसिबल। अच्छा। सर हाँ बोलो। सर ये मैं बता रहा था, ये जो उस दिन आपने बताया था ना, ये तो ये डाउनलोड किया था, बाद बाकी ना ये वर्चुअल में आ नहीं रही है सर। वर्चुअल में आने रही है मतलब? जैसे ये है ना सर, काली मैंने इसमें डाल रखा है मशीन में, हाँ, ये और वो इसमें इंस्टॉल नहीं हो रही है इसमें सर। तो वो तो इंस्टॉल नहीं होगा ना, वो तो मैंने बोला था विंडोज का टूल है, लिनक्स में क्यों इंस्टॉल कर रहे हो उसको? तो विंडोज में ही चलता है सर। तो सर ये विंडोज में इंस्टॉल करना होगा सर इसको? हाँ अगर यूज करना है तो विंडोज की एक वर्चुअल मशीन बनाओ, उसमें इंस्टॉल करो, मेन सिस्टम पे तो मत डालो। ठीक है सर, तो इसको फिर से वर्चुअल करना पड़ेगा मुझे? हम्म। तो टूल ही विंडोज का अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है मतलब वो विंडोज के लिए, लिनक्स में नहीं चलेगी। सर ये सही है ना सर, वर्चुअल बॉक्स डॉट ये? वर्चुअल बॉक्स तो ऑलरेडी है ना तुम्हारे पास, तो वर्चुअल बॉक्स तुम दोबारा डाउनलोड करोगे। फिर क्या करना होगा सर? जैसे तुमने लिनक्स डाउनलोड किया है वैसे कोई विंडोज का वर्जन डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो। इसी में सर? कैसे होगा सर, आप बताओ मुझे सर। जैसे काली इंस्टॉल किया है वैसे एक सेपरेट वर्चुअल मशीन बनाओ, उसमें विंडोज डालो। सर उतना मुझे ठीक से याद भी नहीं है सर, ये न्यू पे जाकर ना सर, हाँ, फिर उसके बाद सर? उसके बाद फिर वही प्रोसेस जहाँ पे तुमने रखी हुई होगी तो सर ये तो वर्चुअल मैं, मशीन। सर इसमें आ नहीं रहा, वही तो मैं ये कर रहा था ना सर, ये गया यहाँ, ये खाली बता रहा है सर।
तुमने वर्चुअल मशीन डाली थोड़ी है वहाँ पे, तो खाली बताएगा उसको। तो फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कहाँ रखनी है। तो सर डालेंगे कैसे फिर? काली कैसे डाला था? काली तो सर डाला था ये न्यू पे जाके सर, और उसका वो किया था मैं। क्या किया था? यही सेम प्रोसेस ही किया था सर। तो वही प्रोसेस करो बस। अब इसमें तुम्हें एक विंडोज की आईएसओ चाहिए होगी, लेकिन एक वेबसाइट में बताता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कोई भी वर्जन विंडोज का। अच्छा, Get आईएसओ into चाहिए PC। होगा सर? हाँ, जैसे लिनक्स की भी चाहिए थी ना आईएसओ, हम्म। हम डाउनलोड किया था पहले, उसके बाद ही इंस्टॉल किया था। हम्म। उसी तरह से विंडोज का भी चाहिए होगा। तो getintoPC.com एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके विंडोज का कोई भी वर्जन उठा सकते हो। विंडोज 7 चाहिए तो 7, 8, 10 जो भी चाहिए। ओके, समझ गया सर। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करो और उसमें चलाना फिर, ये टूल अगर चलाना तो। बाकी मेन सिस्टम में तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। और ये विंडोज टूल है तो लिनक्स है तो वैसे नहीं चलेगा। ओके सर।